अमेरिका में नेस्डेक लगातार 8वें दिन फिसला, लेकिन डाउ जोन्स संभला। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। चीन का बाजार हरे निशान में, लेकिन एसजेक निफ्टी नीचे। 12 साल के निचले स्तर पर फिसला कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड 6% गिरकर $31 के करीब। रिकॉर्ड सप्लाई और कम मांग से दबाव। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल महंगाई के आंकड़े आज शाम। आईआईपी ग्रोथ घटकर 1.8% रहने का अनुमान, लेकिन सीपीआई बढ़कर 5.5% हो सकती है। टीसीएस और इंडसइंड बैंक के नतीजे आज। टीसीएस के मुनाफे और मार्जिन में दबाव की आशंका, लेकिन इंडसइंड बैंक का मुनाफा 31% बढ़ने का अनुमान। आईआरबी इंफ्रा को 10,000 करोड़ के ठेके पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। नितिन गडकरी की सीवीसी से की शिकायत, मगर गडकरी ने कहा आवंटन पारदर्शी। और आज उत्तर प्रदेश सरकार तय कर सकती है गन्ने की कीमतें। 280 रुपए प्रति क्विंटल का भाव संभव। शुगर शेयरों पर रखिए नजर। तैयार हो जाइए बड़े एक्शन वाले दिन के लिए। ग्लोबल मार्केट्स में फिर से उतार चढ़ाव और क्रूड निचले स्तरों पर है। एफआईएस की बिकवाली का दबाव बरकरार है, लेकिन आज से नतीजों के सीजन की होगी पूरी शुरुआत। टीसीएस और इंडसइंड बैंक जैसे दिग्गज और साथ ही आईआईपी सीपीआई के आंकड़े भी। बड़ा सवाल है कि क्या 7,500 पर निफ्टी सपोर्ट लेगा, होल्ड कर पाएगा, क्या रिकवरी आएगी, यदि हाँ तो कितनी होगी टिकाऊ, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और इन सब सवालों के जवाब लेंगे हम अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जुड़ चुके हैं। लेकिन अनिल, एशियाई बाजारों पर पहले नजर डालते हैं और देखते हैं वहां पर किस तरह का कारोबार हो रहा है। आप देखिए, शंघाई के मार्केट्स थोड़े स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं। आधे % की बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआत थोड़ी नर्म हुई थी। नहीं, देखिए फिर से ये वॉलेटाइल है मार्केट्स अनिल। कुछ देर पहले आधा % ऊपर थे और अब आप देखिए लाल निशान में खिसक गए हैं। दूसरे बाजार भी देखिए, जापान का मार्केट हमने देखा था लाल निशान के साथ कारोबार कर रहा है, 2% नीचे। कल ये जरूर छुट्टी पर था, बंद था, लेकिन आज जब खुला है तो कल की भरपाई पूरी करता हुआ। हांगकांग के मार्केट्स में 1/4 से ज्यादा % की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स और कच्चा तेल, ये दो एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजारों पर दबाव बना रहे हैं। एसजेएस निफ्टी करीब 17 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ आज के बाजार को कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि दुनिया भर के बाजारों से संकेत अभी भी अच्छे नहीं है। भले डाउ ऊपर बंद हुआ तो नेस्डेक लगातार नीचे बंद हो रहा है। चाइना से कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं, लेकिन अब से लेकर भारतीय बाजारों के खुलने तक चीन के बाजार कैसा प्रदर्शन करेंगे वो काफी अहम होगा, क्योंकि आप 2-5% के मुंह चीन के बाजारों में कभी भी आते हुए देख सकते हैं। अगर यही हालात रहे तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कमजोरी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से कुछ एशियाई बाजार रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर चीन के बाजार रिकवर हो जाए तो फिर एक बेहतरीन रिकवरी का दिन भी हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा सा चीन का डर कम होता दिख रहा है एशिया की स्क्रीन पर। जैसा आपने कहा, निक्केई चूंकि कमजोर इसलिए क्योंकि कल वो बंद है, तो निक्केई के बाजारों पर नजर मत रखिए, बाकी बाजारों को देखिए कि वो चीन की कमजोरी या मजबूती के साथ किस तरह से ट्रेड करते हैं, और वही भारतीय बाजारों के लिए आज एक डिसीजिव पॉइंट होगा। अब मैं आज के बाजार को कैसे देख रहा हूं। 7,500 जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में बना हुआ है, और उसकी अहमियत हम वायदा कारोबार के डेटा में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन 7,500 के आसपास एक मौका बन सकता है खरीदारी का, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और वो होना चाहिए आपका 7,450 के आसपास। वो भी तब जबकि आपको चीन के बाजारों में रिकवरी आने की संभावनाएं दिखे। ऐसा ना हो कि चीन के बाजार 3-4-5% नीचे हो और आप 7,500 के आसपास खरीदारी करें, तब इंतजार कर लेने में समझदारी है। अगर रिकवरी आती है तो पहले 7,600 ये सबसे अहम लेवल होगा, और 7,600 के पार निकल जाए तो फिर मंदी करने वाले ट्रेडर्स को इंट्राडे में अपनी मंदी काट लेनी चाहिए, क्योंकि 7,675 7,700 तक फिर जाने की निफ्टी की ताकत नजर आती है अगर एक अच्छी रिकवरी दिखे तो। अब फैक्टर्स दोनों ही तरफ से हैं। क्रूड और एफआईएस की बिकवाली थोड़ी कमजोरी की तरफ संकेत दे रही है। वहीं थोड़ी सी जो डेटा बन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 7,500 को तोड़ने के लिए बाजार को कुछ और नेगेटिव ट्रिगर्स की जरूरत है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मेरा अब भी मानना है कि उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। कल की तरह आज भी 15,800 के आसपास बैंक निफ्टी अच्छा सपोर्ट लेगा, और ऊपर की तरफ 16,400 के आसपास के लेवल्स हैं। जो सेक्टर्स आज आपके रडार पर होने चाहिए, कल जिस तरह से पावर स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी हुई, शायद पावर स्टॉक्स में आज एक्शन हो सकता है। अगर तेजी हुई तो ये सेक्टर बढ़ने में आगे रह सकता है। तेजी हुई तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ज्यादा
तेजी से उछल सकते हैं। और इसके अलावा शुगर शेयरों में आज एक्शन रहेगा। ऑयल एंड गैस, मेटल्स, ये टेलीकॉम, ये कुछ और सेक्टर्स हैं जो आपके रडार पर आज रहने चाहिए। चलिए, इन सब सेक्टर्स पर आज नजर बनाकर आपको रखना चाहिए। लेकिन कल का बाजार देखिए, बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। निचले स्तरों से 7,500 के नीचे जाने के बाद एक स्मार्ट रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिली। लेकिन अनिल, जो लोग देखना चाहते हैं कि एफआई का डेटा अच्छा आए, वो कल दिखा नहीं। फिर से 1300 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हुई। चलिए एक्सपर्ट से पूछते हैं वो कैसे देख रहे हैं आज के मार्केट को। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय विकास, गुड मॉर्निंग। बताइए आप कैसे अप्रोच करेंगे आज के मार्केट को? क्या सेल ऑन रैलीज की रणनीति रखनी चाहिए या रिकवरी के लिए खेलेंगे आज? देखिए हेमंत, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये जो साल की शुरुआत हुई है, मेरे ख्याल में जो सिर्फ एक जो 1 जनवरी को फ्राइडे का दिन था, उस दिन हमने एक अच्छी तेजी देखी थी। और उसके बाद से जो चाइना में जो 2 लोअर सर्किट लगे, फिर युआन का उन्होंने जो डिवैल्यूएशन किया, फिर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है नॉर्थ कोरिया की वजह से या ईरान और सऊदी अरबिया की वजह से, इन सब खराब न्यूज के चलते और चाइनीज मार्केट्स के पर्टिकुलरली जिस तरह का वो बिहेवियर कर रहे हैं, बाजार में भारी गिरावट हो चुकी है। बट मुझे लगता है आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो, जैसे अनिल जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया, चाइनीज मार्केट्स पे एक नजर रखनी चाहिए। अगर वहां पे बाजार बढ़े नहीं बट स्टेबल रहे, मतलब वहां पे जैसे कल 5% की गिरावट हुई थी, उस तरह का अगर कोई एक्शन नहीं होता है नेगेटिव, तो मुझे लगता है यहां पे बाजार में रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग करने के फेवर में है। बाजार बहुत पिट चुका है, हमारे डोमेस्टिक क्यूज इतने खराब नहीं है, और अगर इंटरनेशनली कोई नेगेटिव न्यूज पर्टिकुलरली चाइना से नहीं आती है, तो यहां से बाजार में एक रिकवरी जरूर एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो आई वुड बी रिकमेंडिंग कि अगर बाजार में गिरावट आती है तो वो एक खरीदारी करने का अपॉर्चुनिटी होगा। तो सर्टेनली चाइनीज मार्केट्स को देखना पड़ेगा, बट अगर वहां स्टेबल रहते हैं तो वहां से खरीदारी करके आपको एक बाउंस बैक की उम्मीद करनी चाहिए और वहां पे फिर प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। ओके, तो गिरावट में खरीदारी करने की राय है विकास की। लेकिन सिमी, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? 15-20 पॉइंट निफ्टी नीचे खुले तो क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। चार्ट्स तो काफी वीक है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि मुझे ऊपर में अगर रच खुल भी जाता तो भी शायद मैं लॉन्ग जाने का सलाह नहीं देती, क्योंकि मार्केट ने जो सपोर्ट लास्ट वीक को लिया था, दिसंबर और सितंबर की जो लो था, मतलब 75.40 और 75.39 के आसपास दिसंबर के महीने में और सितंबर के महीने में मैंने निफ्टी लो में सपोर्ट लिया था लास्ट वीक। फ्राइडे का सेशन में अच्छा रिकवरी भी देखा था, पर कल का सेशन में शुरुआत इतना खराब हुआ था, उस लो को तोड़ के इनफैक्ट 7500 का लेवल भी निफ्टी तोड़ दिया था। हाँ, क्लोजिंग काफी स्ट्रांग था और डे हाई के आसपास ही आया था, पर मुझे लगता है कि निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन की जरूरत है फर्दर अपसाइड दिखाने के लिए। इनफैक्ट इस बार जब वो 75.40 75.39 का जो लो टूट गया है, हो सकता है निफ्टी एक फ्रेश लो बनाने के लिए नीचे जाएगा। आज नहीं तो कल निफ्टी और नीचे जा सकता है, इसलिए मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि उछाल में बेचिए। इनफैक्ट 7650 होगा मेरा मतलब स्टॉप लॉस अगर कोई शॉर्ट लेता है तो। मेरे लिए क्रिटिकल रेंज आज के लिए 75.95 से 76.25 का है। निफ्टी शायद इस रेंज के बीच में ही रेजिस्टेंस लेगा और 7650 के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहूंगी। मेरा टारगेट 7540 7500 इनफैक्ट 7480 का भी मैंने एक लेवल देखा है। हो सकता है कि निफ्टी वहां पे आएगा। इनफैक्ट कल का जो सिचुएशन था उसके बाद मुझे लग रहा है कि आज नहीं तो कल आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 7460 से 7440 तक भी जा सकता है। डाउन साइड खुल गया है। डाउन साइड खुल गया है, देखना होगा आज ये हो जाता है या फिर एक आध दिन लगाता है बाजार। लेकिन निचले स्तर कल का लोज बता रही हैं, जो सिमी बता रही हैं। कल हमने देखा था 7494 का लो लगा था और सिमी कह रही हैं 7480 7460 7440 तक निफ्टी जा सकता है। तो बहरहाल उछाल में बिकवाली की रणनीति रखनी चाहिए। और इसके पीछे जो वजह है वो एफआईआईज ही हैं। आप देखिए पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में लगातार एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं भारतीय बाजारों में। 6 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने 4800 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है। कल भी 4 डिजिट का फिगर आया 1319 करोड़ रुपए का, और डीआईआई की बाइंग से सपोर्ट मिल नहीं रहा है। 6 दिनों में आप देखिए 2600 करोड़ रुपए की उन्होंने खरीदारी करी। कल भी बायस थे, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली सबसे ज्यादा प्रेशर डाल रही है। हाँ, और खासतौर से बिकवाली 3 सेशन से बढ़ती हुई दिखी, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि 3 सेशन में मैंने मिलाकर देखा कि स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स और कैश, ये 3 सेशन में 7000 7,500 करोड़ की टोटल बिकवाली हुई है। तो ये बिकवाली का दबाव जो 1 जनवरी से शुरू हुआ वो अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और कल का सेशन उतना बुरा नहीं दिख रहा था, रिकवरी होती हुई भी नजर आई, लेकिन उसके बावजूद अगर एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में भी बिकवाली है,
वायदा कारोबार में भी बिकवाली है। और दूसरी बात, वायदा कारोबार का आंकड़ा इतना बुरा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि सामने 1624 करोड़ के ऑप्शंस एफआईज ने खरीदे, लेकिन दिक्कत की बात है कि वो आंकड़े भी नेगेटिव है। और 1624 करोड़ के आंकड़े नेगेटिव इसलिए क्योंकि वहां पर पुट ऑप्शंस में एफआईज ने दमदार खरीदारी की है। 7300, 7400 हर लेवल के पुट खरीदे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो अपनी पोर्टफोलियो को मंदी से बचाना चाहते हैं और सामने पुट खरीदकर हेजिंग कर रहे हैं। तो इस लिहाज से वो आंकड़ा भी खराब है। तो बाजार की इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत है, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ग्लोबल मार्केट से भी बड़ी दिक्कत तो आपके लिए एफआईज की बिकवाली की है। और ये साफ तौर पर आपको बता रही कि जैसे जैसे बाजार आएंगे और जब तक एफआईज का मूड न बदले, अब ये मूड कब बदलेगा, या तो दुनिया भर के बाजारों में बड़ी तेजी या यू टर्न के संकेत आते हुए दिखे, या फिर बाजार कुछ ऐसे लेवल्स पर पहुंच जाए जहां एफआईज को लगे कि अब बेचने में कोई फायदा नहीं। और ये दोनों ही चीजें फिलहाल होती नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब होगा क्या? इसका मतलब अगर न्यूज फ्लो की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में तेजी आती है, हमारे यहां रिकवरी होती है, उछाल आता है, तो हर ऊपर के लेवल पर आपको दिक्कत आएगी, एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर रहेगा। अब डोमेस्टिक फंड अपनी कोशिश कर रहे हैं, कल भी 900 करोड़ की खरीदारी की है। तो अगर डोमेस्टिक फंड खरीदारी करते हैं और ट्रेडर्स बेचना बंद कर देते हैं, तब तो आप रिकवरी को सस्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज एफआईज का दबाव काफी ज्यादा ऊपर के लेवल पर फिर से रहने वाला है। बिल्कुल, तो एफआईज ये एक बड़े सेल मोड में इस समय, और ना सिर्फ भारत में, आप देखिए पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में यहां पर बिकवाली ही देखने को मिली है। अनिल से पूछेंगे एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले विकास ये बताइए, इस समय ऐसे बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपने चुने हैं जहां पर खरीदारी करनी चाहिए आज? देखिए हेमंत, ये जो बाजार है, जिस तरह की गिरावट आ चुकी है, लॉन्ग टर्म के लिए बाजार बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब ये बोलना मुश्किल है कि यहां से बाजार और नहीं टूट सकता, बिल्कुल यहां से और 5% की डाउनसाइड हो सकती है। बट अगर किसी का 12 महीने से 18 महीने का नजरिया है तो बाजार एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है खरीदारी करने के लिए। और जहां तक स्टॉक्स या सेक्टर्स की बात है, तो जिन सेक्टर्स, एक तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से डिपेंडेंट सेक्टर है, जैसे कंजम्पशन है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे डिपेंडेंट है, फिर जैसे सीमेंट है, जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से सरकार का फोकस है, जिस तरह से रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का फोकस है, उससे जो सीमेंट कंपनियां हैं और सीमेंट की जो डिमांड में बढ़त देखी जा रही है। फिर मुझे एक जो शुगर है वो भी सेक्टर अच्छा लगता है। हालांकि आज जो यूपी से रिलेटेड न्यूज है वो अपनी जगह है, वो एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जरूर रहेगा, पॉजिटिव हो सकता है, बट अदरवाइज भी एक साइक्लिकल एक अपसाइड नजर आती है। पिछले 7-8 सालों से भाव प्राइसेस बहुत गिर चुके हैं शुगर के, और वहां पे एक इंटरनेशनल प्राइसेस अभी काफी फर्म हो गए हैं। भारत में भी जो मानसून में कमी के कारण यहां पे भी प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है आने वाले अगर साल भर के लिए किसी का नजरिया हो तो यहां पे भी जो चुनिंदा अच्छी बैलेंस शीट, अच्छे फंडामेंटल्स वाली जो कंपनी है, हालांकि वो बहुत ही लिमिटेड या चुनिंदा कंपनीज ही है, तो उनमें ध्यान देना चाहिए। और फिर सरकार का जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है और जो स्टॉक्स काफी बीटन डाउन भी हो चुके हैं, उनमें मुझे अब एलएनटी भी करंट लेवल्स पे, हालांकि पिछले साल का बहुत बड़ा एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट मुझे लगता है एलएनटी इन लेवल्स पे यहां से जरूर अपसाइड। और आज एक पॉजिटिव न्यूज भी है, जो इनको कल एक डिफेंस से जो आर्टिलरी गन्स के लिए 5000 करोड़ का ऑर्डर मिलने की खबरें आई है, जिससे इनका जो एक डिफेंस के क्षेत्र पे भी एक मजबूती के साथ कंपनी काम कर रही है, ये दिखाई देता है। और जहां पे मार्जिन्स भी अच्छे हैं, तो उन सबको देखते हुए मुझे करंट लेवल्स पे एलएनटी भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आता है। तो इस तरह के जो ब्लू चिप कंपनीज है, सेक्टर्स अच्छे हैं, और वहां पे कोई टेम्पररी खराब न्यूज के कारण जो पिट चुके हैं, काफी पिटे हुए हैं, वहां पे बिल्कुल निवेश करना चाहिए और लंबी अवधि का ध्यान रखना चाहिए, और वहां पे बिल्कुल इस साल के अंत तक पैसे बनने के पूरे चांसेस हैं। बिल्कुल, और एलएनटी के लिए आज एक अपग्रेड भी आया है, क्रेडिट स्विस की तरफ से उन्होंने टारगेट बढ़ाया है। इस पर आराम से विस्तार से बात करेंगे कल। इसमें भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक पर नजर रखिए। लेकिन एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं? हम देख रहे हैं पुट 7300 के 7400 के भी काफी एक्टिव हो गए हैं। अब कितनी डाउनसाइड लग रही है एफएनओ के डेटा को देखकर? एफएनओ के डेटा में एक संकेत साफ दिख रहा है हेमंत, वो ये कि 7400 से 7500 के रेंज में बड़ा सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि 7500 पर तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, शायद यही वजह कि हम कल वहां बच गए। 7400 पर भी आप देखिए पिछले 3 सेशन में 26 लाख शेयरों का इजाफा हुआ है, यानी कि इस रेंज में कहीं कहीं बाजार अपना करेक्शन पूरा करेगा एक बार के लिए, उसके बाद रिकवरी देगा, और फिर देखेंगे संकेत किस तरह के रहते हैं या फिर फ्लो किस तरह के रहते हैं। तो फिलहाल इस फॉल में जो लोग सोच रहे हैं कि शायद 7000 या 7200 या 7100 वन साइड
एकदम हो जाए, संभावना कम लगती है डेटा के लिहाज से। फिर तो न्यूज फ्लो अलग बात है कि अगर चाइना ही 7-7% गिरना शुरू कर दे फिर से, तब तो अलग बात है। अदरवाइज डेटा ये बता रहे हैं कि 7400, 7500, कहीं न कहीं ये 100 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है। वहां पर आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी, शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिखेगी। तो ये नीचे का लेवल हो गया। ऊपर 7600 पहला छोटा लेवल है जहां पर पोजीशंस बनी है पिछले 2-3 सेशन में, लेकिन असली लेवल जो है बाजार के लिए वो 7700 आ रहा है वायदा कारोबार के डेटा में, और वो इसलिए कि 3 सेशन में वहां पर 35 लाख शेयर कॉल्स में जुड़े हैं। तो कहीं न कहीं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स ये मान रहे हैं कि 7700 के ऊपर निकलने में बाजार को बड़ा पसीना आएगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। तो आपकी ट्रेडिंग रेंज बहुत साफ दिख रही है इस वक्त, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थोड़े शॉर्ट्स बने, लेकिन उससे ज्यादा प्रेशर तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की होने का है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि वायदा कारोबार में आपको एक कॉन्ट्रा कॉल लेना पड़ेगा। 7400, 7500 की रेंज में आपको या तो खरीदारी करनी पड़ेगी या फिर अपनी शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन आज के लिए असली एक्शन, अगर तेजी होनी है, अगर रिकवरी आनी है, तो वो तभी होगा जब बाजार 7600 के पार निकलकर टिक पाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, जो निफ्टी को 50-75 पॉइंट तुरंत जल्दी से आसानी से बढ़ा सकती है। लेकिन उसके लिए 7600 को पार करना जरूरी है, और अगर एसजीएक्स निफ्टी 20-22 पॉइंट नीचे रहा तो फिर 7600 बहुत दूर नजर आएगा। बिल्कुल। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 5 एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी पर आज के लिए क्या है, साथ ही टॉप 5 स्टॉक्स आज कौन से हैं जो खबरों में है, सुर्खियों में है, जहां आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इस सब पर बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज टॉप 5 एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आईडीबीआई कैपिटल के ए.के. प्रभाकर ये कह रहे हैं कि निफ्टी में आपको बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रखिए 7640 का, टारगेट रखिए 7380 का। बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किंद्रा की राय है कि खरीदारी की जाए। 7490 कल के लो के आसपास लगाएंगे वो स्टॉप लॉस। उन्हें लगता है 7620 से 7635 तक निफ्टी ऊपर जा सकता है। प्रभुदास लियादर की वैशाली पारेख मानती हैं कि निफ्टी में खरीदारी के आज आपको विकल्प ढूंढने चाहिए। 7600 से 7620 तक जा सकता है। 7500 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। एम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव की राय भी बिकवाली की तरफ। 7610 कल के हाईज के ऊपर लगाएंगे वो स्टॉप लॉस। नीचे की तरफ उन्हें लगता है 7430 तक फिसल सकता है निफ्टी। और मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के मानव चोपड़ा निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 7490 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बाइंग करिए। 7700 का टारगेट उनकी तरफ से निकल कर आया। 5 में से 3 जनों की राय है खरीदारी की, और उनकी राय के मुताबिक आप खरीदारी करना चाहें तो फिर 7490 कल के लो के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ऊपर की तरफ का जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है 7600 से लेकर 7620 की रेंज में। चलिए, तो ये तो बात हुई 5 एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। आइए देख लेते हैं। और आईआरबी इंफ्रा ये स्टॉक आज रहेगा एक्शन में नेगेटिव खबरों की वजह से। जो 10,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला था इन्हें टनल बनाने का और लेह में रोड बनाने का, उस पर सवाल उठाए कांग्रेस ने और नितिन गडकरी, जो कि उनकी शिकायत की है सीवीसी से। हालांकि उनका यह कहना है कि जो कुछ भी ऑर्डर्स दिए गए हैं वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन देखना होगा आगे इस पर सीवीसी किस तरह का एक्शन लेता है। शुगर कंपनियां, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियों पर नजर होनी चाहिए। बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर्स। आज उत्तर प्रदेश की सरकार गन्ने की कीमतें तय कर सकती है और 280 रुपए प्रति क्विंटल भाव हो सकता है। अच्छी रैली इन स्टॉक्स में पिछले कई दिनों में देखने को मिली है। आज देखना होगा इस अनाउंसमेंट के बाद किस तरह का प्रदर्शन ये शेयर दिखाते हैं। जीनस पावर और आरपीपी इंफ्रा ये 2 स्टॉक एक्शन में रहेंगे फंड्स की वजह से। और जीनस पावर में रिलायंस म्यूचुअल फंड ने कल 80 लाख शेयरों की खरीदारी की 52.5 रुपए पर। और अगर कल आप हमारे साथ पहला सौदा में थे तो बाजार खुलते ही सबसे पहले हमने आपको बताया था, जब 52-52.5 रुपए का भाव था, कि बड़ी हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी है। कंपनी की 5% की हिस्सेदारी बदलाव हुआ है और उसके बाद देखिए स्टॉक 10 निचले स्तरों से लगभग 12-13% ऊपर जाकर बंद हुआ और अब नजर आया कि फंड्स ने खरीदारी की। साथ ही आरपीपी इंफ्रा ये एक और स्टॉक है जहां पर एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड ने 2.25 लाख शेयर खरीदे 114 रुपए के दाम पर। कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, ओएनजीसी, केन, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। $31 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल फिसल गया है। कल ही देखिए ओवरनाइट काफी तेज प्रेशर देखने को मिला, बल्कि 2 हफ्ते में देखिए 20% की गिरावट देखी जा चुकी है। इन शेयरों पर भी नजर आज होनी चाहिए।
JHS Vanguard ये एक फार्मा कंपनी और ये रहेगी एक्शन में क्योंकि सिक्स्थ सेंस फंड इन्होंने यहाँ पर 4% हिस्सेदारी खरीदी है, बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। और सिक्स्थ सेंस फंड चलाते हैं निखिल वोरा जो कि पहले IDFC SSKI के डायरेक्टर थे और जाने माने फंड मैनेजर हैं। यहाँ पर इस फंड की तरफ से खरीदारी होती दिखी है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं सिमी भौमिक और विकास सेठी, लेकिन जो स्टॉक आज एक्शन में रह सकता है खबरों के दम पर वो है IRB इंफ्रा, क्योंकि यहाँ पर 10,000 करोड़ का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला स्टॉक में, उसके बाद एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। ये बताएं विकास कि अब इस ठेके पर सवाल जो उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या एक नेगेटिव असर पड़ेगा? IRB इंफ्रा किसी के पास है तो बेचकर निकल जाएं या क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, ये न्यूज तो नेगेटिव है, बट मुझे लगता है ये जो बाजार आज जब खुलेंगे तो ये स्टॉक ऑलरेडी उस पर रिएक्ट कर चुका होगा, तो थोड़ी मतलब एक सब्सटेंशियल गिरावट के साथ स्टॉक खुलना चाहिए। बट उसके बाद मुझे नहीं लगता इस खबर का जो है बहुत ज्यादा असर आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि ये मेरी राय में ये मानना उचित होगा कि जो सरकार ने जिस तरीके से ये ऑर्डर दिया है वो सब चीजों को देख के ट्रांसपेरेंट तरीके से ही दिया होगा। बिकॉज जिस तरह के आजकल माहौल है, इतना बड़ा ऑर्डर और कोई ये रिस्क लेना नहीं चाहेगा, तो ये जो ठीक है इन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने जो कंप्लेंट करी है उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक पे दिखेगा, बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो गैप डाउन ओपनिंग के बाद वहां पे संभल जाना चाहिए और बहुत उसके बाद शॉर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। और वहां पे अगर किसी को लगता है कि इसका खंडन होके इस पे कोई ज्यादा एक्शन नहीं होगा तो वहां पे खरीदारी करने का एक मौका नजर आएगा। ओके, तो फिलहाल खरीदारी का मौका बन सकता है अगर गिरावट ज्यादा ना हो तो। लेकिन शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का क्या है सही तरीका जो आपके निवेश को बनाए मल्टी बैगर? अपने 11वें जन्मदिन के मौके पर CNBC आवाज ने इसके लिए शुरू किया है वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज इस सीरीज में हमारे साथ होंगे नेस्ट एग कैपिटल के संदीप दीक्षित। 13 जनवरी को हम बात करेंगे रमेश दमानी से, 14 को हमारे साथ होंगे रामदेव अग्रवाल और 15 जनवरी को विक्रम कोटक बताएंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग का तरीका। तो देखना न भूलिए हर रोज सुबह 9:30 बजे अपने पोर्टफोलियो को मल्टी बैगर बनाने का तरीका। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। क्रूड की गिरावट ने अब चिंताएं दुनिया भर के बाजार में बढ़ा दिया। हालांकि दिग्गज जानकार मानते हैं कि ये अपने बॉटम के बेहद करीब है। जियो मॉर्गन स्टैनली के रुचिर शर्मा का मानना है कि $30 का स्तर छूने के बाद कच्चा तेल $40 से $50 के स्तर तक उछल सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। We're going to get much below another 10-15% on the downside for oil, but there's always a possibility for an overshoot, but it's very hard to see as to how the price of oil can sustain much below $30 a barrel. So I think that from 30 we could possibly bounce back up to 40-50 and then languish there for a long time to come. रुचि शर्मा के मुताबिक चीन में कर्ज का बोझ बढ़ने से हालात बिगड़ गए हैं और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा बढ़ गया है। What's been happening in China has really been taking place over the last few years, which is that there's been a massive build-up in debt. In fact, there's no other developing country in history that has taken on debt as rapidly as China has done since the 2008 global financial crisis. And I think that's really what's happening now, that it's paying a price for this massive accumulation in debt. Now, when exactly this will lead to a meltdown is very hard to call, but this is the big risk that the global economy faces currently. रुचिर शर्मा का मानना है कि अब तक अमेरिका की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए इस बार चीन की वजह से दुनिया भर के बाजारों पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल अमेरिका में विकास दर 1.5% तक रह सकती है। आइए सुनते हैं। First off, I think that the 2008 experience was extremely unique. As far as global recession goes, there have been about 5 global recessions over the last 40 years or so, and 2008 was a very extreme version on that. So I think that is really off the table. That's not what I'm expecting.
but it is quite possible to get a milder global recession this time based on what's happening in China, just because the Chinese economy has become so large and significant in the world today. All the global recessions in the past would be caused by the United States, but now China has become the largest contributor to global growth over the last decades. I don't think the US economy needs to fear an outright recession, but I think that in the US what we're looking for is that in 2016 we started off with most growth forecasts of around 2.5% growth in 2016. I suspect that those need to come down by possibly a percentage point, and we could grow in 2016 by 1.5% due to the weakness in global demand, which hurts US exports and also hurts the profits of US companies, which are increasingly exposed to foreign sales. और ये थे रुचिर शर्मा की राय, और रुचिर शर्मा की राय को आपको इसलिए भी बहुत गौर से सुनना चाहिए क्योंकि यही सबसे पहले और बड़े एक्सपर्ट थे जिन्होंने पिछले साल साफ तौर पर कहा कि 2015 में दुनिया भर के बाजारों में चीन की वजह से भारी मंदी आएगी, और वो भी तब जब लोग समझने लगे थे कि चीन की सारी समस्याएं सुलझ गई है, और उनका ये मानना था कि चीन बहुत बड़ी दिक्कत है दुनिया भर के बाजारों में, अब वही सही साबित होती दिख रही है। ऐसे में अगर रुचिर शर्मा कहते हैं कि क्रूड के दाम फिर से $45-50 तक भी जा सकते हैं, तो वो भी देखने, सुनने और समझने वाली बात जरूर होगी। चलिए हम फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन रहने वाला है। जीनस पावर, इसके चार्ट्स पर राय लेना चाहता हूं आपसे सिमी, क्योंकि स्टॉक में कल बेहतरीन उछाल दिखा बड़े सौदे होने के बाद। 52-52 रुपए के आसपास ये सौदे हुए स्टॉक बाद में 60 रुपए 50 पैसे तक उछला, लगभग उन्हीं लेवल के आसपास बंद होता दिखा है। कल काफी तेजी हो गई, अब भी खरीदारी करने का मौका बचा है? कोई प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिख रहा है आपको या फिर दूर आ जाए? देखिए अनिल जी, स्टॉक काफी शानदार है। इनफैक्ट ये जो एक स्टॉक है जो हम लोग बजट के समय 2015 में उठाया था और 1-1.5 साल का नजरिया था। हालांकि हम लोग का टारगेट 70 का था और अभी भी 70 का लेवल आया नहीं, पर 1 साल तो हो गया, पर डिसेंट रिटर्न देके गया है। लास्ट ईयर जब ये स्टॉक तब 22-25 का रेंज में था, उस रेंज में हम लोग एक्यूमुलेट किया था। मेरे क्लाइंटों के पास हो सकता है, मेरे पास भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। काफी शानदार स्टॉक है। कल का सेशन में अच्छा ब्रेकआउट दिखा था विद वॉल्यूम, और आज भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर 55 से 57 इस रेंज को होल्ड कर सकता है तो मुझे ये स्टॉक आगे जाके जो हम लोग का एक्चुअली ओरिजिनल टारगेट 70 के आसपास का था वो शायद बहुत जल्दी ये अचीव कर लेगा। हो सकता है बजट से पहले ये और ऊपर चला जाए। अच्छा स्टॉक है, टेक्निकली भी ब्रेकआउट आया है, डिसेंट रिटर्न भी दे चुका है, पर यहाँ से भी मुझे लगता है कि और अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब और अच्छा, मतलब यहाँ से भी डिसेंट रिटर्न ये जनरेट कर सकता है। एक साल में 130% की शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली है और रिलायंस म्यूचुअल फंड ने इस शेयर को खरीदारी कल करी है। इसके अलावा एक और बड़ा ब्लॉक हुआ है CMI। ट्रैक करते हैं क्या आप विकास इस कंपनी को? GMO फंड ने यहां पर करीब 11% हिस्सेदारी कल खरीदी है 304 रुपए प्रति शेयर पर। नॉन प्रमोटर्स ने यहां पर हिस्सेदारी बेची है, और जिन प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है उनके पास करीब 13.5% हिस्सेदारी थी, उसमें से 11% बिक चुकी है। प्रमोटर की हिस्सेदारी इस समय करीब 36% के आसपास की है। ट्रैक किया आपने इस कंपनी को सर? सॉरी हेमंत, स्टॉक में सुन नहीं पाया। कौन सा स्टॉक था? CMI लिमिटेड। सॉरी, मैं उसको ट्रैक नहीं करता तो मेरे लिए राय देना मुश्किल होगा। सिमी, आपने ट्रैक किया इसे? जी ट्रैक तो नहीं किया है, पर अभी मेरा चार्ट में मैं देख रही हूँ, चार्ट पैटर्न देख के लग रहा है कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में जितना बड़ा फॉल इसमें है उसके बाद थोड़ा बहुत वीकनेस तो चार्ट में दिख रहा है, पर लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छा ही था। कल लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में जो ब्रेकडाउन दिखाया है उसके बाद लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट कल ये स्टॉक 100 डेमा को टेस्ट किया था, जो स्टॉक एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, उसके बाद 100 डेमा को ये टेस्ट किया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उछाल इस लेवल से देखने को मिल सकता है। 303 का लो था कल का, और कल का इस स्टॉक का 100 डेमा 303 के आसपास ही है, तो यहाँ से छोटा मोटा उछाल देखने को मिल सकता है, पर ऊपर में जाके 320-22 का लेवल क्रॉस नहीं किया तो इसमें फ्रेश वीकनेस चालू हो सकता है। तो बहुत जल्दी इसमें कोई डिलीवरी पोजीशन बनाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी रखना चाहिए स्टॉक के लिए। थोड़ा बहुत डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। ओके। यूनिटेक, इस स्टॉक के लिए कुछ नेगेटिव खबरें आई हैं, जहां पर इनके प्रमोटर्स के खिलाफ चीटिंग का मामला दर्ज किया गया था, बाद में इन्हें जुडिशियल कस्टडी में लिया गया और अब जमानत पर छोड़ दिया गया है। स्टॉक तो वैसे ही गिर गिराकर 6.5 रुपए के आसपास आ चुका है, 6.25 रुपए के आसपास।
शायद सेंटीमेंट के लिहाज से खराब खबर होने से और कमजोर भी हो। ये बताएं विकास, वायदा कारोबार का स्टॉक अब भी है, कई सारे ट्रेडर्स के पास शेयर अब भी पड़ा है, अच्छे ऊंचे दामों पर लिया हुआ है, क्या करना चाहिए? अब 5-6 रुपए के रिस्क समझकर इंतजार करें, होल्ड करें, या ये भी जो मिल रहा है बेचकर निकल जाए? देखिए अनिल जी, मेरे व्यू में तो यूनिटेक में बने रहने का कोई मुझे जस्टिफिकेशन नजर नहीं आता। तो अगर जो लेवल्स पे अभी भी ट्रेड कर रहा है वहां से निकलने में ही समझदारी रहेगी। बाकी फिर अगर वो जो नुकसान है उसकी भरपाई करना चाहते हैं और फ्रंट लाइन और जो F&O में लिस्टेड अगर रियल एस्टेट स्टॉक्स में ही निवेशित रहना है, कई का होता ना कि हमने यूनिटेक बेचा तो सामने क्या लेवें, तो अगर रियल एस्टेट स्टॉक में ही और F&O सेगमेंट में ही ट्रेड करना तो मुझे लगता है DLF कुड बी कंसिडर्ड एट द करंट लेवल्स। 110-12 के भाव में कई बार अच्छे स्पर्ट आते हैं स्टॉक में, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल बनी रहती है और अपने ये जो लोअर एंड के आसपास अभी वापस से मिल रहा है ये स्टॉक में, जिस दिन भी रियल एस्टेट स्टॉक्स चलते हैं उस दिन सेंटिमेंट्स ठीक होते हैं, तो ये स्टॉक 5-10% की रैली जरूर दिखाता है। तो आई थिंक द बेटर आइडिया वुड बी टू ट्रेड इन DLF देन यूनिटेक। चलिए यूनिटेक से निकलकर DLF में आप स्विच होइए, ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। हिंडाल्को के ऊपर भी अपने एक्सपर्ट्स की राय जानूंगा। अल्कोआ के जो नंबर्स आए थे वो अनुमान से बेटर आए थे और अल्कोआ कह रहा है चाइना की दिक्कत दरअसल इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। हिंडाल्को किस तरह से आज चल सकता है, इस सब पर बात करेंगे, लेकिन नजर रहने वाली आज TCS पर भी। बाजार बंद होने के बाद ही हालांकि नंबर्स आएंगे, लेकिन आज कैसे अप्रोच करें इस शेयर को, क्या एक्सपेक्टेशंस है? इंडसइंड बैंक के नंबर्स आज बाजार के दौरान आएंगे, फेडरल बैंक DCB के नंबर्स भी आज आने वाले हैं। इन सब पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा और हमारे रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। आशीष, हाय, बताइए TCS से क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार? देखिए, TCS वैसे तो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है अपने पीयर्स के मुकाबले। एक साल पहले इसी समय जब हम एक साल का फॉरवर्ड EPS कैलकुलेट करते हैं तो उस बेसिस पे ये कंपनी 20 के P मल्टीपल पे कामकाज करती थी और आज एक साल बाद केवल 17 के फॉरवर्ड P मल्टीपल पे कामकाज कर रही है। जो तगड़ा मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ है, और हो भी क्यों ना, पिछले लगातार 5 स्ट्रेट क्वार्टर से बाजार उम्मीद से कमजोर नंबर्स, और इस बार एक तो सीजनली आमतौर पर हिस्टोरिकली कमजोर क्वार्टर रहता है, नंबर ऑफ बिलिंग डेज कम रहते हैं, क्रॉस करेंसी यानी कि डॉलर में मजबूती का पिछले कुछ क्वार्टर से इंपैक्ट हम देख रहे हैं, इस बार भी वो कंटिन्यू रहेगा। और इस बार तो एक और दिक्कत इन कंपनीज के सामने आ गई है, वो है चेन्नई में जो बाढ़ आई है। TCS का बहुत बड़ा डिलीवरी सेंटर चेन्नई में ही था, तो हालांकि उसका अनुमान लगाना कि कितना धक्का लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन TCS ने ऑलरेडी एक प्रॉफिट वार्निंग दे दी है। तो बाजार की उम्मीद तो वैसे ही बड़ी ठंडी है। एक्सपेक्टेड डॉलर आय में महज 3/4% तिमाही दर तिमाही की बढ़त, मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास कमजोर होंगे और मुनाफे में भी तिमाही दर तिमाही 3/4% के आसपास का शायद दबाव देखने को मिले। तो देखिए, TCS से देखना होगा कि जो कमजोर नतीजों की उम्मीद है कम से कम उससे खराब ना है, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन इंडसइंड बैंक अच्छे नतीजों की उम्मीद है, हर तिमाही में रहती है। पूजा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी आज? नहीं, हर तिमाही जिस तरह से बैंक अपने नतीजे घोषित करते हुए आ रही है, इस बार भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने की उम्मीद है। मुनाफे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 31% की ग्रोथ इस बार देखने को मिल सकती है। एसेट क्वालिटी के आंकड़े भी अच्छे ही रहेंगे। Q2 में मैनेजमेंट का कहना था कि जो अब करंट लेवल है 0.77% का ग्रॉस NPA का, वहां से अब और ज्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। तो खराब लोन या NPA की कोई दिक्कतें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा बैंक काफी सारी खबरें निकल कर आ रही थी कि बैंक पेमेंट बैंक के साथ टाई अप करने की योजना बना रही है, तो उसको लेकर किस तरह की घोषणा होती है मैनेजमेंट की तरफ से, इस पर हमारी नजर रहेगी। लोन ग्रोथ में साल दर साल 25% की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर इंडसइंड बैंक से अच्छे नतीजों की उम्मीद। चलिए, इंडसइंड बैंक से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। DCB और फेडरल बैंक के नंबर्स भी आ जाने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। और ब्रेक के बाद हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे F&O से क्या संकेत मिल रहे हैं और आज कौन से वो स्टॉक्स हैं जो उन्होंने चुने हैं जहां पर आज आपको ट्रेडिंग करके अच्छे कमाई के मौके मिल सकते हैं। ये सब ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। एक बार देख लेते हैं एशियाई बाजार किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि एशियाई बाजारों में आप देखिए पिछले एक घंटे में जिस तरह से वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, खासतौर पर शंघाई के मार्केट्स, चाइना के मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, हरे और लाल निशान के बीच में ये झूल रहे हैं। देखते हैं इस समय शंघाई कहां पर ट्रेड कर रहा है, उसको लाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे SGX निफ्टी कहां पर इस समय ट्रेड कर रहा है। आप देखिए, पहले शंघाई का मार्केट 0.5% अब नीचे ट्रेड करता हुआ
दिखेगा आपको अपनी स्क्रीन पर। कोस्पी का बाजार भी लाल निशान में अब खिसक गया है। जापान का बाजार तो 2 दिन बाद खुला है तो यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। माफ कीजिए, 1 दिन बाद खुला है तो यहां पर गिरावट देखने को मिल ही रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी 25 अंक की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ, जी हाँ, ताइवान के मार्केट्स भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। सुमित बागड़िया अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर। हाय सुमित, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को आज के सत्र में? क्या उछाल में बिकवाली करेंगे या फिर अब 7500 के आसपास बाजार थोड़ा समय बिताने के बाद ही नीचे नया ब्रेकडाउन देगा? गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जिस हिसाब से मार्केट ने एक नीचे से रिकवरी दिखाई है, 7500 तोड़ना इतना इजी नहीं होगा। 7500 एक अच्छा हर्डल फेस करना चाहिए मार्केट्स, और एक बार के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहां से पुलबैक और रिकवरी देखने को मिलेगी। ओआई डेटा के हिसाब से भी जो 7500 पे हाईएस्ट ओआई बना हुआ है तो इतना इजीली टूटेगा नहीं। अगर 7500 टूट जाता है तो फिर सीधा लेवल 7300 का आएगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक बार के लिए 2-3 दिन के लिए तो कम से कम यहां से रिकवरी आनी चाहिए। 7520 से 7540 के आसपास अगर इंट्राडे में हमको निफ्टी मिल जाता है, जो कि ओपनिंग में शायद मिलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वहां पे एक बार बाय पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस कल का लो बेस्ट रहेगा 7490, और यहां से ऊपर में तेजी आई तो 7600 7640 का पहला ये टारगेट होगा। 640 के बाद फ्रेश सोचेंगे कि ऊपर में अगर ब्रेक कर देता है तो 7700 800 के लेवल, बट एक बार के लिए आज के दिन के लिए 7640 के टारगेट होने चाहिए। और एक चीज, ये जो कैंडल्स बन रही है मोस्टली चार्ट्स पे या इंडेक्स पे जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल जो बनती है, जो कल बनी है, ये इनडिसिसिव कैंडल बनी है। इसका मतलब इस कैंडल का हाई लो जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक फ्रेश ट्रेंड डिफाइन नहीं होगा। तो इसका लो आएगा जो कल लो लगा हो, और इसका हाई आएगा 7600 के आसपास। तो अगर ये ब्रेक कर दे तो फिर एक बार के लिए शॉर्ट टर्म बॉटम भी बोल सकते हैं 7500 के लेवल को। ओके, तो 7500 टूटे तो कमजोरी बढ़ेगी, और 7600 के पार निकले तो फिर थोड़ी मजबूती आ सकती। तो इस 100 पॉइंट के रेंज के बाहर ही आपको मिलेगा बाजार का डायरेक्शन। ये सुमित ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। चलिए अब सुमित से राय ले लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी पर भी। क्या इसी तरह का कंफ्यूजन या इसी तरह की कोई ट्रेडिंग रेंज सुमित आपको बैंक निफ्टी में भी दिख रही है, या फिर यहां पर संकेत साफ है कि इसको 15800 तोड़ना है, 15500 की तरफ जाना है? क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? अनिल जी, इसके अंदर भी सेम तरह की कैंडल बनी है जिसको डोजी कैंडल हम बोल सकते हैं। जब भी ये कैंडल बनती है बॉटम पे टॉप पे, तो इस कैंडल को इनडिसिसिव कैंडल इसके लिए बोला जाता है कि जब तक इसका इधर साइड ब्रेकआउट नहीं आए तब तक हम इसका डिफाइन नहीं कर सकते कि ट्रेंड का होने वाला है। और जिस भी तरफ ब्रेकआउट आता है उस तरफ बड़ा मूव आता है। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर 15800 का फिलहाल सपोर्ट मानेंगे, और हमने देखा है कि आरएसआई भी 30 के आसपास से घूम रहा है, ओआई डेटा भी सपोर्ट कर रहा है, और 16000 के ऊपर इसने कल क्लोजिंग देने में ये क्लोज दे पाया बैंक निफ्टी। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि इमीडिएटली 16200 तक का इंट्राडे में हमको एक मूव मिलना चाहिए। 16200 पड़ाव पार करेगा तो 16400 से 500 तक की और मूव देखने को मिल सकती है। फिलहाल एक बार बाय करके चांस लेना ज्यादा बेटर रहेगा 15800 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये रहा बैंक निफ्टी पर। कुछ ही देर में पूछेंगे कि सुमित के एफएनओ के कौन से वो कॉल्स हैं जहां पर आज आप ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज पर विकास, पहले आपसे राय लेना चाहूंगा। कल भी हमने देखा 400 करोड़ रुपए के आसपास की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। जहां बाजार कमजोर हो रहा है, ये शेयर देखिए हर रोज आउट परफॉर्म कर रहा है। 2.5% का शानदार उछाल इसने कल दिखाया, और बाजार को काफी सहारा देने का काम कल भी ये शेयर कर रहा था। क्या ये आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है? 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर के ऊपर भी निकल सकता है क्या ये शेयर? बिल्कुल हेमंत, जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात है, ये अगर आपने नोटिस किया पिछले 7 साल में कंटिन्यूअसली बाजार को अंडर परफॉर्म करने के बाद पिछला साल जो 2015 का साल था जिसमें पहली बार इसने बाजार को आउट परफॉर्म किया है, रिलायंस के फंडामेंटल्स में काफी सुधार देखा जा रहा है। और इस जो 2016 का साल है, इस साल में इनके कुछ $30 बिलियन के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। मतलब चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स हो, रिफाइनिंग जो कैपेसिटी है, या रिलायंस जियो का लॉन्च है, रिलायंस रिटेल में जो इन्वेस्टमेंट्स है, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है इस साल के लिए अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है 12 से 18 महीने का, तो करंट लेवल्स पे या हर गिरावट पे रिलायंस पे एक खरीदारी की सलाह होगी। और मुझे लगता है कि आने वाले साल में, ये पूरे साल में रिलायंस बाजार को वापस से आउट परफॉर्म करेगा और यहां से एक सब्सटेंशियल अपसाइड दिखा सकता है स्टॉक। ओके, तो एक अच्छी तेजी की संभावना रिलायंस इंडस्ट्रीज में और लीडरशिप आने की पूरी संभावना। ये तो हेमंत, रिलायंस की इतनी मजबूती के बाद भी निफ्टी का ये हाल है। अगर रिलायंस की आउट परफॉर्मेंस नहीं होती तो जो लोग काफी टेक्निकल एक्सपर्ट 7200 7300 की निफ्टी का अंदाजा लगाकर बैठे थे, वो लेवल आ भी जाते। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एक डिस्क्लेमर यहां पर आपके लिए जरूरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज CNBC आवाज जो नेटवर्क 18 का हिस्सा है
और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन है। तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में ट्रेड करें तो हमारा ये डिस्क्लेमर जरूर ध्यान में रखें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स मेरे पास में हैं जहां पर आज एक्शन होने वाला है। आपके लिए लेवल्स और रणनीति तैयार करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। सिमी विकास और सुमित बगड़िया हमारे 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। कुछ देर पहले विकास कह रहे थे L&T में खरीदारी करनी चाहिए, अच्छी तेजी यहां से बन सकती है, मगर क्या सिमी चार्ट्स भी यही संकेत दे रहे हैं? आज एक क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट भी आई है जहां पर उन्होंने न्यूट्रल से रेटिंग बढ़ाकर अब आउट परफॉर्म करी है। क्या यहां पर बॉटम बन गया है L&T का? क्योंकि आप देखिए हर रोज नए 52 हफ्ते के निचले स्तर ये शेयर छू रहा है। जी, हो सकता है आज एक उछाल दे सकता है ये स्टॉक, पर मुझे इस स्टॉक में कोई बाय साइड में कॉल देना मैं एडवाइस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्टॉक जिस वीकनेस शो कर रहा है ओवरऑल मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट्स में, मुझे लगता है कि इसको बॉटम बनाने के लिए एक रेंज पर कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी होगा। यहाँ से ये स्टॉक अल्टीमेटली जाएगा तो कहाँ जाएगा? 1200 से 1210 का लेवल भी इसके लिए भारी पड़ सकता है। ऊपर जाने से 2-3 ट्रेडिंग सेशन हम लोग को 1220 के ऊपर देखना पड़ेगा, तब जाके समझेंगे कि 1145 के आसपास जो लो कल बनाया था वो लो बॉटम बन गया। चार्ट काफी वीक है और मुझे सेल ऑन रैली स्ट्रेटेजी अभी भी देखना है, और मुझे क्योंकि मैं निफ्टी में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन साइड और बाकी है, इसलिए मैं इसमें कोई लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट नहीं करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि जब ये रैली खत्म हो जाएगा वापस सेल कीजिए। कुछ भी कर लो हेमंत, सिमी इतनी जल्दी से खरीदारी की राय देने वाली नहीं है, इसलिए सिमी चलिए मैं आपसे ऐसा स्टॉक पूछता हूँ जहां पर आप एग्री करेंगे और राय बिकवाली की देंगी। बताइए, हीरो मोटोकॉर्प शॉर्ट करना चाहिए? CLSA की रिपोर्ट आई है, उन्होंने डाउनग्रेड किया, 2300 रुपए का टारगेट दिया हीरो मोटोकॉर्प के लिए। देखिए अनिल जी, हीरो मोटोकॉर्प डाउनग्रेड किया है और मुझे लगता है कि चार्ट जहां पे है, कल ये स्टॉक 200 डिमा को तोड़ा था, तो कल के बाद इसमें फ्रेश वीकनेस तो आया है, और इनफैक्ट कल नहीं, ये लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से उस रेंज के नीचे ही मेंटेन कर रहा है। जो इमीडिएट जो रिसेंट लो था 2500 का, उस लेवल के आसपास बंद किया है। आज कल नीचे का लेवल से थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिला था, पर ऊपर में जाके 2520-40 का रेंज वापस इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। टेक्निकली क्योंकि ये स्टॉक 200 डेमा को तोड़ा है, इसलिए ये स्टॉक वीक है, और हो सकता है आज उस रिपोर्ट के बाद इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। पर ओवरऑल इसका जो मेजर सपोर्ट मैं देख रही हूँ वो 2350-2300 के आसपास है, और अगर इस करेक्शन में 2350-2300 तक भी ये जाता है तो भी मुझे लगता है कि शायद वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ये स्टॉक शामिल करना है, मतलब पोर्टफोलियो में रखने के लिए शायद वो एक अच्छा जगह होगा जहां पे फिर से री एंट्री का सोच सकते हैं। फिलहाल सेल ऑन रैली स्ट्रेटेजी इसमें भी रखेंगे 2540 से 2550 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें, और टारगेट ये हो सकता है कि ये स्टॉक 2350 से 2300 तक जा सकता है। 2350 से 2300 तक जा सकता है ये स्टॉक, इस पर नजर रखिए। सिमी कह रही है यहाँ पर उछाल में बिकवाली करनी चाहिए, लेकिन सिप्ला एक और ऐसा स्टॉक है। सुमित, आपसे राय लेना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका में इनका करीब 12 से 15% रेवेन्यू वहां से आता है, और साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है रैंड, वहां पर आप देखिए गिरावट देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड लोज पर ये आ चुकी है, और कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि 5 से 6% EPS घट सकता है FY17 FY18 का। क्या ये स्टॉक भी प्रेशर में रह सकता है? कल 2% नीचे जाकर बंद हुआ था। FNO में डेटा किस तरह का बन रहा है? जी बिल्कुल हेमंत, रह सकता है प्रेशर में। शॉर्ट बिल्टअप भी देखने को मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर, और स्टॉक ने एक करेक्शन भी कंटिन्यूसली दिखाई है। अभी 610 के लेवल्स के आसपास आ गया है। इमीडिएटली स्टॉक ऐसा लगता है कि 570 580 के लेवल्स एक बार दिखा सकता है, तो शॉर्ट टर्म में नो डाउट एक बार करेक्शन और दबाव रह सकता है स्टॉक के ऊपर। जब तक ये स्टॉक दोबारा एक बार 625-30 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक एक बार स्टॉक में वीकनेस रहेगी। 570 580 के लेवल्स तक हमको देखने को मिल सकता है, यानी 30 से 40 रुपए का फॉल जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फॉल दिख रहा है यहाँ से 10-15% का, 30 रुपए का फॉल है 5 से 7% का। अगर वो आता है तो वो एक्यूमुलेशन जोन होगा सिप्ला के लिए, बट नो डाउट शॉर्ट टर्म के लिए एक बार सेल का व्यू रह सकता है 30 रुपए के लिए। ओके, तो ये राय है इस वक्त सिप्ला पर, थोड़े समय के लिए नेगेटिव व्यू। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ढेर सारा एक्शन। प्री ओपनिंग सेशन हम शुरुआत करेंगे भारतीय बाजारों की, और देखेंगे कि क्या SGX निफ्टी की तरह ही हम 20-25 पॉइंट कमजोर खुलते हैं या कुछ और मामला दिखता है। रुपए की चाल पर नजर डालेंगे, कल 18 पैसे कमजोर हो गया रुपया,
तो इसमें 66-81 का जो लेवल था, आज वहां पर कैसी शुरुआत होती है। अच्छा, आशीष ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं जैकपॉट शेयर लेके, तो आशीष का जैकपॉट शेयर भी लेंगे। ब्रोकरेज की काफी रिपोर्ट्स आई हैं, तो आपको बताएंगे कौन से ब्रोकरेज ने किन शेयरों पर किस टारगेट के साथ रिपोर्ट दी है, और साथ ही सुमित की कुछ बेहतरीन पिक्स हमें लेनी है वायदा कारोबार की। तो ये भरपूर एक्शन अब से लेकर मार्केट खुलने तक 9:15 तक। तो लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।